नमस्ते और स्वागत है। आज हमारे पास एबीएम प्रोजेक्ट पीलीभीत का एक कंस्ट्रक्शन सेफ्टी और लेबर कंप्लायंस मैनुअल है। अब पहली नज़र में देखें तो ये एक भारी भरकम सरकारी दस्तावेज जैसा लगता है, शायद थोड़ा बोरिंग भी। सही कहा आपने। इसमें कानूनी भाषा और नियमों की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से पढ़ें ना तो ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है। अच्छा, ये उन हजारों श्रमिकों की जिंदगी का ब्लूप्रिंट है जो हमारी इमारतें, हमारे शहर बनाते हैं। ये उनकी सुरक्षा, उनके अधिकारों और उनके भविष्य का एक नक्शा है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन है इसी नक्शे को समझना। हम इस मैनुअल के पन्नों को पलटेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो लोग हमारे लिए निर्माण करते हैं उनकी सुरक्षा और कल्याण के लिए कैसा सिस्टम बनाया गया है। क्या ये सिर्फ कागज पर है या इसमें सच में दम है? चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहली बात जिसने मुझे चौंकाया वो ये है कि मैनुअल की शुरुआत हेलमेट या सुरक्षा जैकेट से नहीं होती, नहीं, बल्कि कागजों से होती है। आधार कार्ड, वोटर आईडी, बैंक अकाउंट, कॉन्ट्रैक्टर के लाइसेंस। ऐसा लगता है जैसे सुरक्षा से पहले ब्यूरोक्रेसी आ रही हो। क्या ये थोड़ा अजीब नहीं है? ये सवाल बहुत वाजिब है और पहली नजर में ऐसा ही लगता भी है, लेकिन इसे एक इमारत की नींव की तरह ही समझिए। नींव की तरह? हाँ, आप दीवारें खड़ी करने से पहले एक मजबूत नींव डालते हैं ना। ये दस्तावेज ही इस पूरी सुरक्षा प्रणाली की नींव है। बिना कानूनी पहचान के एक श्रमिक सिस्टम के लिए लगभग अदृश्य है। उसे ईएसआई या पीएफ जैसे किसी भी लाभ से जोड़ना नामुमकिन हो जाता है। मतलब अगर किसी का आधार कार्ड रजिस्टर्ड नहीं है और उसके साथ कोई हादसा हो जाए तो क्या वो एक तरह से रिकॉर्ड पर मौजूद ही नहीं है? बिल्कुल, यही सबसे बड़ा खतरा है। ये दस्तावेजीकरण ही जवाबदेही तय करता है। जब हर श्रमिक का आधार और बैंक अकाउंट दर्ज होता है और हर कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस रिकॉर्ड में होता है, तो कोई भी नियमों के दायरे से बाहर नहीं जा सकता। अच्छा, समझ गए। तो ये कागजात सिर्फ नियम नहीं है, बल्कि ये उन चाबियों की तरह है जो असल सुरक्षा के दरवाजे खोलती है। सही कहा। जैसे कि ईएसआई और पीएफ जैसे आर्थिक सुरक्षा कवच। चलिए इनको समझते हैं। मैनुअल में 3 बड़े नाम बार बार आते हैं, ईएसआई, पीएफ और डब्ल्यूसी। सुनने में ये थोड़े जटिल लगते हैं। हाँ, लगते हैं, लेकिन इनका कॉन्सेप्ट बहुत दिलचस्प है। ये दिलचस्प इसलिए है कि ये तीनों सुरक्षा जाल वर्कर की जिंदगी के अलग अलग पड़ावों और जरूरतों के लिए हैं। अलग अलग पड़ाव? हाँ, ये एक तरह का टाइम ट्रैवल प्रोटेक्शन सिस्टम है। ईएसआई आज की स्वास्थ्य जरूरतों के लिए है, डब्ल्यूसी काम पर होने वाले अचानक हादसों के लिए, और पीएफ सालों बाद आने वाले भविष्य के लिए। टाइम ट्रैवल प्रोटेक्शन सिस्टम, अरे वाह, ये सोचने का एक अच्छा तरीका है। तो चलिए ईएसआई से शुरू करते हैं, यानी आज की सुरक्षा। ठीक है। मैनुअल कहता है कि ये 21,000 रुपए प्रति माह तक कमाने वाले श्रमिकों के लिए है और इसमें कैशलेस इलाज की सुविधा है। ये तो बहुत बड़ी बात है। ये गेम चेंजर है। सोचिए, एक दिहाड़ी मजदूर के लिए, जिसके लिए एक दिन की छुट्टी का मतलब है उस दिन की कमाई का नुकसान, उसके लिए बीमारी कितनी बड़ी आर्थिक आपदा हो सकती है। हाँ बिल्कुल। ईएसआई उसे इस चिंता से मुक्त करता है। चोट लगें या बीमार पड़ें, वे एक ईएसआई अस्पताल में जाकर बिना पैसे की चिंता किए इलाज करवा सकते हैं। और ये सिर्फ उन्हीं के लिए है या? नहीं, और ये सिर्फ उन तक सीमित नहीं है, उनका पूरा परिवार इसमें कवर होता है। कैशलेस इलाज तो एक बड़ी बात है, लेकिन अगर कोई हफ्तों तक बीमार रहे और काम ना कर पाए तो क्या उसका घर चलना बंद हो जाएगा? क्या ये सिस्टम उस स्थिति के लिए भी कुछ करता है? बहुत अच्छा सवाल है। और हाँ, सिस्टम इसके बारे में भी सोचता है। मैनुअल में साफ लिखा है कि बीमारी के दौरान जब श्रमिक काम पर नहीं आ सकता तो ईएसआई के तहत उसे उसके औसत दैनिक वेतन का लगभग 70% हिस्सा मिलता रहता है। अच्छा। इसे सिकनेस बेनिफिट कहते हैं। महिला श्रमिकों के लिए 26 हफ्तों का मातृत्व लाभ भी इसमें शामिल है। तो ये सिर्फ इलाज का खर्च नहीं उठाता, बल्कि कमाई के नुकसान की भी भरपाई करता है। बिल्कुल। ये तो वाकई कंप्लीट हेल्थ केयर पैकेज जैसा है। अब आते हैं भविष्य पर, यानी पीएफ पर। 12% कर्मचारी का, 12% कंपनी का योगदान। ये तो काफी सीधा साधा लगता है। हाँ, पर इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसका यूएएन, यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। यूएएन? हाँ, ये एक
स्थायी पीएफ अकाउंट नंबर है जो श्रमिक के साथ चलता है, चाहे वो कितनी भी कंपनियां बदले। पहले ऐसा नहीं था। तो हर नई नौकरी के साथ नया अकाउंट नहीं खोलना पड़ता? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले हर नई नौकरी के साथ एक नया पीएफ अकाउंट खुलता था और पुराना पैसा अक्सर फंस जाता था। और ये पारदर्शिता बहुत जरूरी है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में श्रमिकों का भरोसा जीतना एक बड़ी चुनौती होती है। सही कहा। जब वे खुद अपना पीएफ बैलेंस ऑनलाइन देख सकते हैं तो सिस्टम पर उनका यकीन बढ़ता है। मैनुअल में ये भी लिखा है कि ट्रेनिंग सेशन में श्रमिकों को उनका यूएएन एक्टिवेट करने और पोर्टल इस्तेमाल करने में मदद की जानी चाहिए। बिल्कुल। ये सिर्फ एक सुविधा देना नहीं है, बल्कि उन्हें उसका इस्तेमाल करने के लिए सशक्त बनाना है। अब आते हैं तीसरे सुरक्षा जाल पर, WCI यानी कर्मचारी मुआवजा। ये उन अचानक होने वाले हादसों के लिए है। और इसका दायरा क्या है? इसका दायरा बहुत बड़ा है। मामूली चोट से लेकर गंभीर विकलांगता या दुर्भाग्यवश मृत्यु तक। अगर काम के दौरान मृत्यु हो जाती है तो आश्रितों को कम से कम 1.2 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है, और ये राशि उम्र और वेतन के आधार पर बढ़ती भी है। मैनुअल इस बात पर बहुत जोर देता है कि चोट चाहे कितनी भी छोटी हो, उसकी सूचना तुरंत दी जानी चाहिए। ऐसा क्यों है? लोग अक्सर छोटी मोटी चोटों को नजरअंदाज कर देते हैं। क्योंकि देरी करने से क्लेम प्रोसेस जटिल हो जाता है। अच्छा। तुरंत रिपोर्ट करने से घटना का सही रिकॉर्ड बनता है, गवाह मौजूद होते हैं, और ये साबित करना आसान होता है कि चोट काम के दौरान ही लगी थी। हाँ। कई बार एक छोटी सी चोट बाद में गंभीर रूप ले सकती है, और अगर उससे शुरुआत में रिपोर्ट नहीं किया तो बाद में मुआवजा मिलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये एक तरह से खुद को और अपने अधिकारों को सुरक्षित करने का पहला कदम है। और इसी सुरक्षा की परतों में एक और चीज है कार पॉलिसी, यानी कॉन्ट्रैक्टर ऑल रिस्क इंश्योरेंस। मैं तो हैरान थी कि ये सिर्फ कर्मचारियों के लिए नहीं है। नहीं, ये तो पूरे प्रोजेक्ट का बीमा है। मशीनरी, निर्माण का ढांचा, यहाँ तक कि बाढ़ या तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान भी इसमें शामिल है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि जोखिम को कितने स्तरों पर प्रबंधित किया जाता है। यहाँ एक पूरी प्रणाली काम कर रही है। मतलब हर लेवल पे प्रोटेक्शन है। हाँ, एक तरह से ESI और WC श्रमिक के व्यक्तिगत स्वास्थ्य को सुरक्षित करते हैं, PF उनके आर्थिक भविष्य को, और CAR पॉलिसी पूरे प्रोजेक्ट को किसी भी बड़ी आपदा से बचाती है। क्योंकि अगर प्रोजेक्ट सुरक्षित है, तभी तो लोगों का काम सुरक्षित रहेगा। ये एक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये तो हो गई बड़े स्तर की सुरक्षा। अब उन चीजों की बात करते हैं जो एक श्रमिक के रोज के जीवन पर सीधा असर डालती हैं, जैसे वेतन। हाँ, ये बहुत जरूरी है। मैनुअल में साफ लिखा है कि महीने की 7 तारीख तक वेतन मिलना ही चाहिए। ओवरटाइम का पैसा सामान्य से 2 गुना होगा, और हर किसी को एक विस्तृत वेतन पर्ची यानी पे स्लिप पाने का अधिकार है। ये पे स्लिप वाला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। ये पारदर्शिता शोषण को रोकने का सबसे कारगर तरीका है। कैसे? अक्सर श्रमिकों को ये पता ही नहीं होता कि उनके वेतन से कितना और क्यों काटा जा रहा है। पे स्लिप का अधिकार उन्हें ये जानने की शक्ति देता है कि PF के लिए कितना कटा, ESI के लिए कितना, और उनके हाथ में कितना पैसा आना चाहिए। मैं कल्पना कर रही हूँ एक वर्कर की, जिसे सालों से बस हाथ में कैश मिलता आया हो। पहली बार जब उसे एक पे स्लिप मिलती है जिसमें लिखा हो कि उसकी मेहनत का पैसा कहाँ और कितना जमा हो रहा है, तो ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक बन जाता है। बिल्कुल सही कहा। और इसी पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए मैनुअल कहता है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तय की गई न्यूनतम मजदूरी की दरें साइट पर एक प्रमुख जगह पर सबकी नजरों के सामने प्रदर्शित की जानी चाहिए, ताकि हर किसी को पता हो कि उनका हक क्या है। कोई उनसे झूठ नहीं बोल सकता। हाँ। मैं सुविधाओं वाला सेक्शन पढ़ रही थी और एक बात ने मुझे सच में चौंका दिया। क्या? क्रैच का नियम। हम अक्सर बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में क्रैच की बात सुनते हैं, लेकिन एक कंस्ट्रक्शन साइट पर इसके बारे में सोचना, ये तो गेम चेंजर लगता है। ये नियम कहता है कि अगर किसी साइट पर 50 से ज्यादा महिला श्रमिक हैं, तो उनके 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए क्रच यानी शिशु गृह की सुविधा देना अनिवार्य है। अनिवार्य है? हाँ। अनिवार्य। ये सिर्फ एक सुविधा नहीं है, ये एक माँ को काम करने और अपने बच्चे की देखभाल करने दोनों की आजादी देता है। इसके बिना कई महिलाओं के पास काम छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं होता। तो ये महिला श्रम की भागीदारी को सीधे तौर पे प्रभावित करता है। सीधे तौर पर। और यह सिर्फ क्रिच तक ही सीमित नहीं है, है ना? डिटेल्स बहुत विशिष्ट है। हाँ, जैसे पीने का साफ पानी काम करने की जगह से 6 मीटर के दायरे में होना चाहिए और उस पर पीने का पानी स्पष्ट रूप से लिखा हो। हर 25 श्रमिकों पर एक शौचालय।
ये सब कहाँ से आता है? ये सब BOCW अधिनियम यानी भवन और अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम से आता है। अच्छा। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि एक निर्माण स्थल, जो अक्सर एक कठिन और अस्थायी जगह होती है, वहां भी श्रमिकों को बुनियादी मानवीय गरिमा और स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। फर्स्ट एड बॉक्स से लेकर आराम करने के लिए छायादार जगह तक, ये सब कानून का हिस्सा है। तो ये सिर्फ अच्छे सुझाव नहीं है, ये लीगली बाइंडिंग है, इन्हें करना ही पड़ेगा। मैनुअल में एक BOCW कार्ड का भी जिक्र है और इसके फायदे तो हैरान करने वाले हैं। हाँ, ये ESI या PF से भी आगे जाता है। इसमें श्रमिक के बच्चों की पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद, गंभीर बीमारियों के लिए चिकित्सा सहायता, 60 साल की उम्र के बाद पेंशन और यहाँ तक कि घर बनाने के लिए भी सहायता शामिल है। ये किसी सुपर कार्ड जैसा लगता है। आप कह सकते हैं, ये एक राज्य स्तरीय कल्याण प्रणाली है जो निर्माण कार्य की अस्थायी प्रकृति को ध्यान में रखकर बनाई गई है। यह इस क्षेत्र की असलियत को समझता है। एक श्रमिक आज एक प्रोजेक्ट पर है, कल दूसरे पर। यह कार्ड सुनिश्चित करता है कि उसके कल्याणकारी लाभ किसी एक कंपनी या प्रोजेक्ट से बंधे ना रहें। तो ये एक पोर्टेबल बेनिफिट सिस्टम है। ये इस समस्या का हल है कि श्रमिक एक जगह टिक कर काम नहीं करते। ये कार्ड उनके साथ चलता है। हाँ, बिल्कुल। इसकी पात्रता के लिए पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिन निर्माण कार्य करना जरूरी है। एक बार ये कार्ड बन गया तो ये एक ऐसा सुरक्षा जाल है जो श्रमिक के साथ एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट तक जाता है। बस उसे सालाना रिन्यू कराना होता है। ये तो एक बहुत ही सोचा समझा कदम है जो इस सेक्टर की असल चुनौतियों का समाधान करता है। हाँ। चलिए अब उस चीज पर आते हैं जिसके बारे में ज्यादातर लोग सोचते हैं जब वे कंस्ट्रक्शन सेफ्टी की बात करते हैं, हार्ड हैट और पीले जैकेट। हाँ, सीधे सुरक्षा पर। मैनुअल में सीधे तौर पर सुरक्षा नियमों का जिक्र है। मुफ्त सेफ्टी हेलमेट, ऊंचाई पर काम करने के लिए सुरक्षा बेल्ट, सुरक्षित मचान और काम के घंटों की सीमा। काम के घंटे भी, हाँ। दिन में 9 घंटे और हफ्ते में 48 घंटे। साथ ही एक साप्ताहिक छुट्टी अनिवार्य है। हाँ, और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ उपकरण देना ही काफी नहीं है। मैनुअल ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण पर बहुत जोर देता है। अच्छा। गलत तरीके से पहना गया बेल्ट किसी काम का नहीं है, बल्कि वो एक झूठी सुरक्षा का एहसास दे सकता है जो और भी खतरनाक है। ठीक है, तो उन्हें उपकरण मिलते हैं, लेकिन हम सब ने ऐसी साइटें देखी हैं जहां हेलमेट साइड में पड़े रहते हैं और लोग बिना सुरक्षा के काम करते हैं। ये मैनुअल इस मानवीय पहलू को कैसे संबोधित करता है? ये बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से करता है। मैनुअल कहता है कि ट्रेनिंग सिर्फ एक लेक्चर नहीं होनी चाहिए। तो फिर क्या होना चाहिए? इसमें स्थानीय भाषा में क्लासरूम सेशन होनी चाहिए ताकि भाषा कोई बाधा न बने। सुरक्षा उपकरणों के इस्तेमाल का प्रैक्टिकल डेमो होना चाहिए जहां हर कोई खुद उसे पहन कर देखे। और हिंदी में पोस्टर और वीडियो जैसे विजुअल एड्स का उपयोग करने की बात कही गई है। मतलब मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि एक सेफ्टी कल्चर का निर्माण करना है। बिल्कुल, सुरक्षा को एक नियम की तरह नहीं बल्कि एक आदत की तरह बनाया जाए। और यही बात पूरी चर्चा को एक साथ जोड़ती है ना? हाँ, अधिकारों और सुविधाओं की एक प्रणाली तभी प्रभावी होती है जब लोग उसके बारे में जानते हों और उसका उपयोग करना जानते हों। ये प्रशिक्षण कागज पर बनी नीतियों और जमीन पर वास्तविक सुरक्षा के बीच का पुल है। जब एक श्रमिक ये समझता है कि ESI कार्ड कैसे काम करता है, या PF बैलेंस कैसे चेक करना है, या फिर असुरक्षित मचान की रिपोर्ट कहाँ करनी है, तभी ये पूरा ढांचा काम करता है। जागरूकता ही सशक्तिकरण है। बिल्कुल। तो इस पूरी पड़ताल से हमने क्या सीखा? एक कंस्ट्रक्शन साइट सिर्फ ईंट और गारे का ढेर नहीं है। नहीं, यह कानूनी और कल्याणकारी सुरक्षा का एक जटिल जाल है जो हर श्रमिक की पहचान से शुरू होकर उनके स्वास्थ्य, उनके भविष्य, उनके दैनिक जीवन और अंत में उनकी शारीरिक सुरक्षा तक फैला हुआ है। सही कहा। इसका मतलब यह है कि हमारी दुनिया बनाने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए एक विस्तृत और सोचा समझा ढांचा मौजूद है। ये सिर्फ कुछ नियमों की सूची नहीं है, बल्कि एक पूरी प्रणाली है। हाँ, एक सिस्टम, एक पूरी प्रणाली है जिसे श्रमिकों को कई तरह के जोखिमों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है, चाहे वो जोखिम स्वास्थ्य से जुड़ा हो, आर्थिक हो या फिर शारीरिक। और मुझे लगता है कि इस पूरी प्रणाली की प्रभावशीलता 3 चीजों पर टिकी है। कौन सी 3 चीजें? सही दस्तावेजीकरण, हर घटना की सही और तुरंत रिपोर्टिंग और जागरूकता। बिल्कुल। इन तीनों में से एक भी कड़ी कमजोर हुई तो बेहतरीन नीतियां भी विफल हो सकती हैं। हाँ। अगर श्रमिक का आधार कार्ड ही दर्ज नहीं है, या अगर वो अपनी चोट की रिपोर्ट नहीं करता, या अगर उसे अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं है, तो ये पूरा सुरक्षा जाल बेकार हो जाता है। तो जिम्मेदारी दोनों तरफ है। हाँ, सिस्टम को लागू करने वालों की भी और जिनके लिए ये बना है उनकी भी। तो जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं, जब एक मैनुअल में इतने विस्तृत और सोचे समझे नियम मौजूद हैं,
तो एक व्यस्त और उच्च दबाव वाली निर्माण साइट पर हर एक नियम का हर दिन पालन सुनिश्चित करने में सबसे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है? एक अच्छा सवाल है। कागज पर लिखे नियमों और जमीनी हकीकत के बीच का फासला क्यों और कैसे पैदा होता है और उसे कैसे भरा जा सकता है?